जब मैं 9th क्लास में थी अपने स्कूल में, तो हम्म। हमारे वहाँ की कलेक्टर सर को बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। तो उस वक्त पहली बार जी। मैंने कलेक्टर को देखा। तो उस वक्त हम्म। मैंने भी इस लक्ष्य को अपनाया, और मेरे से जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं सफल होने के बाद, तो लगता है कि ये चीजें मन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम्म। चीजें हमें एक जोश भरती है, एक सकारात्मकता हमें उस दिन आगे लेके जाती है। और मैंने आईएएस के हम्म। लिए ज़रूर एक कोचिंग ली थी शुरुआत में। जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी हम्म। 2016 में, तो मैंने आईएएस की कोचिंग ली थी। उसके बाद मुझे हम्म। आरएस की कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं लगी, तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मैं हम्म। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएँ। पर्सनैलिटी इन द हम्म। सेंस ऐसा नहीं है कि आप बाहरी व्यक्तित्व में नए कपड़े पहनना स्टार्ट कर दें। दिस इज़ नॉट पर्सनैलिटी। हम्म। पर्सनैलिटी, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपके सोचने का हम्म। तरीका, आपके बात करने का सलीका, बैठने-उठने का हम्म। सलीका, ये सब चीज़ें मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल दिल्ली टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनदाराम बिश्नोई। दोस्तों, सफलता जिसे हर कोई चाहता है और हर कोई अपने अपने सेक्टर में, यानी जो अपने हिसाब से करियर के लिहाज से जो सेक्टर चुना है उसमें सक्सेस होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो ये सफलता और असफलता का खेल होता है, ये क्या होता है? आखिर इससे हम कैसे हैंडल करें असफलता और सफलता के खेल को? सफलता क्या क्या मायना होता है, और हम अगर सफल हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी क्या जिंदगी होती है, और हमारे लिए सफलता कैसे अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है अगर हम सफल नहीं होते हैं तो ये तो वही लोग बता सकते हैं जो अलग अलग सेक्टर में, चाहे कोई भी सेक्टर हो, जिसमें सफलता हासिल की है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ गेस्ट हैं सृष्टि मैम, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 में 34वीं रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले तो मैम आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ इस कन्वर्जेशन में जुड़ रहे हो। थैंक यू। बात मैं यहीं से करना चाहूंगा क्योंकि हम बहुत सारे युवाओं के मन में जो सफल लोग होते हैं उनके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि जानने की भी दिलचस्पी होती है। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुई, कैसा रहा स्कूलिंग और कॉलेजिंग का जो पढ़ाई का दौर है वो कैसा रहा, और उसके बारे में जानना चाहूंगा मैं शुरुआत। जी, जैसा कि अभी आपने बताया, मेरा नाम सृष्टि जैन है और मैं हम्म। राजस्थान के सिंहद्वार अलवर से हूँ। मैं हम्म। मेरी स्कूलिंग अलवर से ही हुई है। 11th-12th हम्म। में मैंने अपना जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया था, पीसीएम हम्म। किया था, साइंस में लिया था। और जी। उसके बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया 2014 में अलवर से ही, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से। मेरे हम्म। सब्जेक्ट जो थे ग्रेजुएशन में वो थे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड फिलोसफी। और मेरी जी। एजुकेशन का पूरा मीडियम हिंदी ही रहा है। उसके बाद हम्म। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से, पॉलिटिकल साइंस जी। सब्जेक्ट में 2016 में। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है। आरएस हम्म। में ये मेरा दूसरा प्रयास था और दूसरा इंटरव्यू था। पहले प्रयास में मेरी 813वीं रैंक मुझे प्राप्त हुई थी, और इस बार जी। मुझे 34वीं रैंक प्राप्त हुई है। जी। जी। तो बिल्कुल ये आपने वाकई में आपके लिए, हर किसी के लिए सपना होता है आरएस एग्जाम को क्वालिफाई करना, और आपने वो करके दिखाया। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आपका जरूर मैम लाइफ में आया होगा। आपने जब सोचा होगा कि आपको राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एग्जाम की जो है तैयारी करनी चाहिए, तो वो आखिर क्या पल था? आपको क्या विचार आया कि आपको इसी में जाना है, इसी की तैयारी करनी है? जी। आ, मेरी लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था अपना एजुकेशन, जब मैं छोटी सी थी स्कूल जाना, तो हम्म। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक लक्ष्य दिया कि हम आपको जी। सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हैं, ऑफिसर बनाना चाहते हैं। तो उस वक्त मुझे पता हम्म। नहीं था ये क्या होता है, लेकिन माइंड में था कि हाँ, मुझे ये बनना है। उसके बाद जब मैं 9th क्लास में थी अपने स्कूल में, तो हम्म। हमारे वहाँ की कलेक्टर सर को बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। तो उस वक्त पहली जी। बार मैंने कलेक्टर को देखा। तो उस वक्त हम्म। मैंने भी इस लक्ष्य को अपनाया, और मेरे मन में एक जुनून सा सवार हो गया कि मुझे भी अब अफसर ही बनना है, ऑफिसर ही बनना है। तो एक शुरुआत से ही, स्कूलिंग से ही मन में था, और इसको फिर मैंने एक ही लक्ष्य रखा अपने जीवन का कि मुझे हम्म। आईएएस या आरएस ऑफिसर बनना है। जी। तो उस वक्त आपको ये आत्मविश्वास था कि आप इस लक्ष्य को हासिल कर लोगे,
और अब आपने हासिल कर लिया है, तो क्या आपकी मानसिकता में जो एक बदलाव है, क्योंकि ये लोगों को जानना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी हैं वो निराश भी हो जाते हैं अपने लक्ष्य को लेकर, जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जब कोई भी ये लक्ष्य बनाता है, सोचना सबसे जरूरी होता है कि हम सोचें कि हमें करना क्या है। और ऑफ कोर्स ये चीज मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये माइंड में था। बहुत डर लगता था जब जी। शुरुआत की थी। आफ्टर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था इसकी स्टडी करना जी। अकॉर्डिंग टू माई सिलेबस। तो उस हम्म वक्त ऐसा लगता था कि हम तो अभी शुरुआत में ही हैं, हमसे सीनियर काफी लोग हैं, पता नहीं होगा हम्म कि नहीं होगा, हिंदी मीडियम से हैं। और बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें आती थी कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स वाले बच्चे पता नहीं क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ऐसी बहुत सी चीजें आती थी हम्म मन में। हम्म लेकिन आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं सफल होने के बाद, तो लगता है कि ये चीजें मन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें हमें एक जोश भरती है, एक सकारात्मकता हमें उस दिन आगे लेके जाती है। और ये चीजें आनी सबके जीवन में आती है, सबके मन में आती है, जरूर आएंगी। उस वक्त ये है कि यदि आप अपने आप को पीछे खींच लीजिए या अपने आप को पुश कर दीजिए, ये दो चीजें होती है। तो बिल्कुल। उस वक्त पॉजिटिव रहे कि करना ही करना है। जो लोग सफल होते हैं वो भी इंसान ही है। तो हमेशा अपने मन में ये चीज रखें और मेहनत लगातार करते रहे। मैंने एक ही लक्ष्य रखा लगातार, मैंने किसी और तरफ देखा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी चीज रही मेरे केस में कि मैंने दृढ़ विश्वास रखा कि मुझे सफल होना है, और मेहनत मैंने उसके अकॉर्डिंग की और मैं सफल हो गई। जी। बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए हम सुनते हैं या कहते हैं कि हम कोई भी किसी भी सेक्टर का लक्ष्य अगर हम तय करते हैं जो वहां तक पहुंचने के लिए, तो वहां तक पहुंचना कोई भी सेक्टर हो, चुनौती तो होती है, समस्याएं तो आती हैं। आप कैसे हैंडल करते थे चुनौतियों को? क्या आपके मन में कभी निराशा के भाव आते थे? कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? जी, देखिए, मोटिवेट रखने के लिए सबसे पहले ना खुद से सवाल पूछना चाहिए कि हमें क्यों बनना है। क्योंकि हम्म ये चीज होती है ना, हमें अट्रैक्ट करती है कि गाड़ी होगी, बंगला होगा, पैसा होगा, इज्जत होगी, ये चीजें है ना। क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है काफी, प्रीलिम्स है, जी। मेंस है, इंटरव्यू है, और स्टेट पीएससी में तो और भी टाइम लग जाता है। तो सबसे हम्म पहले वो कारण स्ट्रांग होना चाहिए, आपके मन में एक जुनून आना चाहिए। जब ये सोचना कि बनना है, तो मन में सिर्फ हम्म वही दिखना चाहिए लक्ष्य, सोते जागते कहीं पर भी किसी से बात करते वक्त। तो वो चीज हमें सबसे पहले मोटिवेट करेगी, क्योंकि पढ़ना खुद को है हम्म और कोई नहीं पढ़ हम्म पाएगा। पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। अपने पेरेंट्स को हम्म देखें, उनकी आंखों में देखें, वो चमक दिखाई देगी आपको, वो बहुत मोटिवेट करती है। दूसरी चीज है कि जब हम तैयारी करते हैं, तो तैयारी हम्म करते वक्त है ना, बीच बीच में काफी ऐसा लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए। और हम्म हमारे साथ के साथी तो बड़े अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, वो भी तो खुश है, हम की किताबों के साथ लगे हुए हैं। तो उस वक्त है ना, यूट्यूब में टॉपर स्टॉक होती है, इंटरव्यूज रले होते हैं, ये काफी मोटिवेट करते हैं। उस वक्त ये हम्म देखना चाहिए ताकि हम ऐसे लोगों से सीख सकें जिन्होंने अपने जीवन में लगातार इस चीज के प्रति उन्होंने पीछा किया डिटर्मिनेशन से और इसको पाया डिसिप्लिन से। तो ये चीजें हमें मोटिवेट करती है। इसके अलावा तीसरा जो चीज हमें मोटिवेट कर सकता है वो है कॉन्फिडेंस, कि जी। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हम्म कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाई करने से। आप चीजों को पढ़ें, उनको बार बार रिवाइज करें। आप देखेंगे कि जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम और रिवाइज करते हम्म हैं और चीजें याद होने लग जाती हैं, आने लग जाती हैं, तो अपने आप हम्म रास्ता आसान लगने लग जाता है और फिर बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीजें करके अपने आप को हम्म मोटिवेट रख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। और मैम, कई सारे जो आरएस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि आखिर आपका टाइम टेबल क्या रहा होगा, कैसे आपने पूरी रणनीति बनाई होगी, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूंगा मैं। जी, अगर मैं अपने टाइम टेबल की बात बताऊं, तो हम्म सुबह उठने के बाद में कुछ हम्म चीजें मेरी लाइफ में ताकि मैं ये काम करती करती हूँ। जैसे पढ़ना तो है ही, पढ़ने के अलावा जैसे हम्म योगा करना, मैं बिकॉज हम्म मेरी हॉबी भी है योगा। इंटरव्यू में आपको एक हॉबी चूज करनी पड़ती है, तो एक कोई ना कोई हॉबी हम्म बनाए जो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हो। तो हम्म 15 से 20 मिनट एग्जाम टाइम में कर लीजिए, जब एग्जाम के 1-2 महीने बच रहे हो। उसके पहले मैं 30 मिनट 45 मिनट भी योगा करती थी। उसके जी। बाद में मेरा जो था कि सुबह सुबह मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना, फ्रेश माइंड से 1-1.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना काफी सही लगता था, क्योंकि हम्म कुछ समय ऐसे होते हैं जब अपना दिमाग तेज चलता है और कुछ टाइम ऐसा होता है जब
हमको नींद सी आती है, लेकिन उस वक्त भी पढ़ना पड़ता है, जैसे कि खाना खाने के बाद का समय। अब लंच कर लिया, लंच के बाद में थोड़ी सुस्ती सी आ रही है, तो फ्रेंड्स के साथ बाहर टहल ही रहे हैं, तो उस वक्त हिंदी ग्रामर पढ़ ली, इंग्लिश ग्रामर आपस में एक दूसरे से पूछ लिया, तो वो टाइम वेस्ट भी नहीं होता और उस वक्त हम पढ़ भी लेते हैं। और इसके अलावा अधिकतर समय पढ़ाई को देना है। पढ़ाई को देने का मतलब ये है कि एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि आप घंटे देख रहे हो बार बार कि अरे मैंने 1 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, अब बस अब तो हो गया इतना, ऐसा नहीं देखना होता है। और लगातार भी नहीं पढ़ना है कि लगातार पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, वो थकावट भरा अगर जीवन हो जाएगा तो फिर कर नहीं पाओगे। तो इसलिए एंजॉय, मैंने पूरा एंजॉय के साथ किया। और शाम को ये है कि शाम को या सुबह मैं मंदिर जरूर जाती थी, तो ये चीज मैंने हमेशा रखी, लास्ट तक भी कंटिन्यू रखी इंटरव्यू के टाइम तक। तो जैसे मैं रास्ते में जा रही हूँ तो मैं अपने मन में जैसे कोई टॉपिक ले लिया, हिंदी का कोई टॉपिक ले लिया, जैसे पल्लवन या निबंध, तो उसकी कोटेशंस आप मन में कि भाई अगर ये टॉपिक आएगा तो ये कोटेशन मुझे लिखनी है, या फिर ये पंक्तियां मुझे इसमें डालनी है। तो ये चीजें मैं हमेशा अपने मन में दोहराती थी। तो वो मन में एक जो लक्ष्य के प्रति जो जज्बा होता है ना, वो हमेशा बना रहना चाहिए। चाहे हम दोस्तों से बात कर रहे हैं, घर पे पेरेंट्स से बातें कर रहे हैं, हम बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, तो उस वक्त ये चीजें मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज आनी चाहिए कि आप एक ऑफिसर की तरह सोचें, चीजों से घबराए नहीं। कोई परेशानी जरूर आएगी, परेशानी तो चाहे किसी के अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं, तो उस वक्त ये सोचें कि आप खुद एक ऑफिसर बनने वाले हैं और छोटी छोटी परेशानियों को सोल्व नहीं कर पाएंगे खुद की को, तो फिर कैसे पूरे के पूरे खंड को संभालेंगे। तो मेरा पूरा दिनचर्या बहुत आसान रहती है। जी जी जी। तो बिल्कुल आपने वो जो सबसे जो बड़ी बात बताई कि पढ़ाई को हमेशा एंजॉय करें। मुझे लगता है ज्यादातर जो युवा साथी हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, पढ़ाई को क्यों पढ़ना। ये आपने मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है और युवा साथी इस चीज को समझ पाएंगे। लेकिन कोचिंग को लेकर भी कई सारी उलझने रहती हैं। कुछ लोग इधर उधर भागते रहते हैं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं। आपकी क्या राय है, क्या आपने भी कोचिंग ली थी क्या? देखिए, मैंने आरएस के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने आईएएस के लिए जरूर एक कोचिंग ली थी शुरुआत में, जब मैंने स्टडी स्टार्ट की 2016 में, तो मैंने आईएएस की कोचिंग ली थी। उसके बाद मुझे आरएस की कोचिंग की कोई जरूरत नहीं लगी, तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मैं सजेशन ये दूंगी कोचिंग के लिए कि यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं, कि शुरुआत में जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हम सिलेबस डाउनलोड करते हैं, हमें बुक्स वगैरह सब पता चल जाती है यूट्यूब के माध्यम से क्या क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी पढ़ना कैसे और किस तरीके से पढ़ना है ना, वो चीजें हम अपने स्कूल कॉलेज में भी नहीं सीखते कई बार। तो वो चीज हमें कोचिंग से थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है, क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, क्या क्या कैसे पढ़ना होता है। तो वो चीज आप शुरुआत में फाउंडेशन के लिए कोचिंग ले सकते हो, लेकिन माइंड में ये बिल्कुल ना बिठाएं कि कोचिंग कर ली है इसलिए सफल हुए और कोचिंग नहीं करी तो इसलिए फेल हो गए। ये माइंड में जिस दिन बिठा लिया तो कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर आप नहीं ले पा रहे कोचिंग किसी कारणवश, तो फिर यूट्यूब का सारा ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस डली हुई है यूट्यूब पर, और यहाँ वहाँ पूछे नहीं कि कौन सी कोचिंग लेनी है, कोई भी एक कोचिंग जिसका नाम चल रहा हो वो कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि लगभग सब कोचिंग एक जैसी होती है, फाउंडेशन सब लगभग एक जैसा पढ़ाएंगी। और दूसरी चीज, सबसे मेन चीज जो है, टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, तो वो आपको कोचिंग की लेने की जरूरत नहीं है, उसको डाउनलोड कर लीजिए या परचेज कर लीजिए प्रीलिम्स में, क्योंकि उसको हम खुद से इवेलुएट कर सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर ले तो सही रहता है, जिससे कि हमें अपनी कमियां पता लग जाती हैं कि भाई हमने ये चीज लिखी है, ये नहीं लिखनी है, या फिर इस आंसर में ये चीजें डालनी है तो मार्क्स और ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज जरूर लें, वो काफी फायदेमंद होती है। बिल्कुल, आपने काफी सारी अच्छी जानकारी दी है और मुझे उम्मीद है कि काफी जो तैयारी कर रहे हैं आरएस की, उनको काफी सारा फायदा इन चीजों से मिलेगा अगर वो उसे अपने दिनचर्या में अपनाएंगे या फिर उस पर अमल करेंगे। सृष्टि जी, एक बात और भी रहती है, ज्यादातर जो इंटरव्यू होता है आरएस का, उसको लेकर भी कई सारे सोशल मीडियाज पर या फिर यूट्यूब पर हम कई सारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन जो असल में आपने इंटरव्यू फेस किया है, कुछ सवाल आपको याद भी होंगे, और जो तैयारी करना चाहते हैं वहां तक, उस लेवल तक पहुंचे हैं, तो क्या किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस हिसाब से तैयारी के दौरान अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें, उसको लेकर आप क्या सलाह देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे?
लेकिन जब इंटरव्यू होता है ये अंतिम पड़ाव है, लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव होता है इंटरव्यू एग्जाम का। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मेंस पास कर लिया तो अब तो अपना सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स काफी मायने रखते हैं रैंक में। और इंटरव्यू में ये है कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, तो शुरुआत से ही प्रीलिम्स मेंस में होना चाहिए कि बाद में मेंस के बाद पहले मेंस हो जाए उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाए। पर्सनालिटी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप बाहरी व्यक्तित्व में नए कपड़े पहनना स्टार्ट कर दें, दिस इज नॉट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपके सोचने का तरीका, आपके बात करने का सलीका, बैठने उठने का सलीका, ये सब चीजें मायने रखता है पर्सनालिटी में। तो इस पर थोड़ा सा गौर करें। और इंटरव्यू के टाइम पे तैयारी करते वक्त ये है कि मॉक इंटरव्यूज कोचिंग लेती हैं, तो उससे काफी कुछ ये है कि हमें माहौल एक तरीके का मिल जाता है, किस तरीके से एंटर होना है, बैठना किस तरीके से है, फिर वहां पर उनको नमस्ते किस तरीके से करना है। तो अगर ये कुछ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं तो उसमें सुधार हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है कि एकदम से कोई क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने तो हम उसको किस तरीके से फेस कर रहे हैं, वो चीजें हमें मालूम चल जाती है। मेरा जो इंटरव्यू था 7 जुलाई को था और जसवंत राठी सर के बोर्ड में था, और 4 मेंबर थे उस वक्त इंटरव्यू में। मुझे ऑफकोर्स इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स मिले हैं, जैसे मुझे 64 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, लेकिन मेरा इंटरव्यू काफी लंबा चला था, लगभग आधा घंटा मेरा इंटरव्यू चला था। और मुझसे फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ ऐसे सवाल पूछे गए जहां मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा थिंकिंग चेक कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से गवर्नमेंट के बारे में सोचती हूँ, प्रशासन के बारे में मेरी क्या राय है, लोगों के बारे में मेरी क्या राय है। तो वो मुझे काफी अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव निकालने का कोशिश करते हैं, तो ऐसे चेक कर रहे थे। जैसे मुझसे सवाल पूछा गया कि आप अलवर से बिलोंग करते हैं, तो आप बताइए अलवर के लोग कैसे होते हैं, अलवर भरतपुर के लोगों की तुलना कीजिए। जैसे अपन बोलते हैं मारवाड़ी ऐसे होते हैं, मेवाड़ी ऐसे होते हैं, तो ऐसे ऐसे बताइए आपकी ऐसे कैसे होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन से पूछे गए। कोरोना में गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो गई है, आपको नहीं लगता पूरा जैसे लोग इतने मरे हैं, प्रशासन कुछ नहीं करा, आप बताइए कि गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर सकती थी, फर्स्ट वेव सेकंड वेव में इतना डिफरेंस आ रहा है। तो मुझसे इस तरीके के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, फैक्चुअल भी पूछे गए थे, सब तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वहां पर ये है कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, कम बोले, काम का बोले और अच्छा बोले। और ये है कि उन्हें अगर नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल दें, तुक्का मारने से अच्छा। और यदि गैस करना चाहते हैं तो उनसे पूछ कर बोलें, या फिर ऐसे बोलें कि मैं अंदाजा लगा सकती हूँ या लगा सकता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये चीज नेगेटिव नहीं जाती है, तो इस तरीके से करें। जी बिल्कुल। लास्ट सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे युवा साथी हैं, जरूरी नहीं है सेल सेवाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, आप एक सफल हैं, आपने बड़ा एग्जाम क्रैक किया है, तो आपको ये चीजें पता होगी। और मतलब किसी भी सेक्टर में हम अगर अपना लक्ष्य चुने तो उसके लिए मोटा माटी अपना जो सक्सेस मंत्र है, अगर मैं पूछूं सृष्टि जैन मैम का क्या सक्सेस मंत्र होगा लाइफ में करियर के हिसाब से सक्सेस होने के लिए, तो युवा साथियों को कुछ आप क्या टिप्स देना चाहोगे जो किसी भी सेक्टर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसमें जूझ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, कैसे अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे, किन किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि आज का माहौल हम सभी जानते हैं, युवा साथी भटक भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कैसे मैम समर्पित रहे अपने लक्ष्य के प्रति, क्या मैसेज लास्ट में देना चाहोगे? जी, मैं जब पढ़ती थी, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी अलवर में, तो वहां पे सामने एक कोटेशन लगी रहती थी जब मैं पढ़ती थी, सामने एक स्टिकर। तो मैं हमेशा डेली उसको पढ़ती थी जाकर। उसमें था कि आप हमेशा 3 टी पर काम करें। फर्स्ट इज ट्राई, ट्राई एज हार्ड एज यू कैन, जितना हो सके उससे ज्यादा कोशिश करने की कोशिश करें। एक है ट्रू, ट्रू विद योर वर्क, ट्रू विद योर पेरेंट्स, हमेशा अपने काम के प्रति सत्य रहिए, सच्चे रहिए, अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार रहिए। एंड द थर्ड वन इज ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करिए कि मैं इसे कर सकती हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। नेगेटिविटी ना आने दीजिए अपने अंदर, तो चीजें आसान हो जाएंगी। और आप कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, धैर्य रखिए, अपने आप सब चीजें मिल जाएंगी। जी 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 बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और उम्मीद करता हूँ मेरी ऑडियंस को या जो भी इस वीडियोस को देखेंगे उन्हें काफी फायदा मिलेगा, काफी सारी प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। मैं एक बार फिर से मैम आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने कीमती वक्त निकाला हमारी ऑडियंस के लिए, और इतनी सारी ढेर सारी आपने जो बातें हैं आगे बढ़ने के लिए उन्हें मोटिवेट किया, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो साझा की। तो शुक्रिया मैम आपका एक बार फिर से। जी धन्यवाद।